बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के मुतालिक है। चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, एक्सरसाइज खोल लें। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर. What is the effect on the drift velocity of the free electrons by increasing the potential difference and by decreasing the length and temperature of the wire? वो कह रहा है कि एक तार के अक्रॉस में, कॉपर वायर के अक्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। आप ये बताएं कि इसका क्या असर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आई ओवर एन ई ए। वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ड्रिफ्ट को और आई करंट को, एन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर्स के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, और ई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फार्मूला आई की जगह पर वी ओवर आर लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के ज़रिए से आई की जगह पर वी ओवर आर लिखा। तो ये फार्मूला हमें बता रहा है वोल्टेज बढ़ेगी तो वोल्टेज के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यही हमने यहाँ पर आंसर में लिखा कि जब वोल्टेज बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा हमने लिखा डिक्रीजिंग द लेंथ। आपने ये पढ़ा था आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। ये फॉर्मूला बता रहा है कि रेजिस्टेंस कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर टेम्परेचर को कम करें तो उससे क्या होगा, तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर, खासतौर पे कॉपर जो है वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर के कम करने से रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी कम, रेजिस्टेंस कम तो ये फॉर्मूला बता रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये नीचे वाला जो केस है, इन दोनों फैक्टर्स के कम करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, और दोनों फैक्टर्स के कम करने से, हाँ जी, डिक्रीजिंग लेंथ के भी कम करने से और टेम्परेचर के भी कम करने से, दोनों फैक्टर्स के कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है। तो ऊपर वाले केस से भी बढ़ती है। तो दोनों जो पार्ट्स हैं इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके साथ फिर आगे वो लिख रहा है, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। तार को इस तरह बेंड कर दें तो क्या तार का बेंड करना उससे उसकी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो ये फार्मूला हमारे पास है, आर इज इक्वल टू एल रो एल ओवर ए, हमने पढ़ा था। तो इस फार्मूले के मुताबिक रेजिस्टेंस डिपेंड करती है तार की लेंथ पे और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। स्मॉल बेंड्स की वजह से तार के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसकी रेजिस्टेंस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंथ भी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। तो हम यही कहते हैं कि स्मॉल बेंड्स की वजह से वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई आदमी वायर को इस तरह करके ऊपर से कूट दे, उसको हैमर के ज़रिए से इतना प्रेस कर दे कि उसका एरिया कम हो जाए, अगर एरिया कम हो जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन जो स्मॉल बेंड्स हैं इनकी वजह से एरिया में कोई फ़र्क नहीं आता, तो रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आता। यही हमने यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, what are the resistances of the resistors given in the fig A and B? What is the tolerance of each? Explain what is meant by tolerance. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स का जो टॉपिक था उसमें मैंने ये एग्जांपल्स सॉल्व करवा दी थी। बहरहाल जल्दी से इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। कलर कोड आपने याद किया था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वुमेन जो है उसके नाम से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और उसमें हमने कहा था कि जिस तरफ सिल्वर या गोल्ड बैंड है, ये सिल्वर या गोल्ड बैंड है, उसको आपने दाएं हाथ में पकड़ना है, इस साइड से आपने राइट हैंड से पकड़ना है, और लेफ्ट हैंड से आपने कलर्स को देखना है। पहला कलर जो होता है पहला नंबर देगा, दूसरा कलर अपना कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा नंबर देगा, तीसरा कलर नंबर ऑफ जीरोस देगा। तो यहाँ पर जो फिग है उसमें पहला जो रजिस्टर दिखाया हुआ है, टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, उसमें पहले रजिस्टर में पहला कलर ब्राउन है और दूसरा कलर ग्रीन है। ब्राउन का कलर कोड में नंबर 1 है और ग्रीन का 5 है। ये कलर कोड मैंने बाकायदा आपको याद करवाया था।
और रेड कलर तीसरा रेड है, तो रेड का नंबर 2 है तो 2 0 लग जाएंगे। पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर रेड की जगह पर 2 0 लगा दिए। ये प्लस माइनस 5% क्यों लिखा? क्योंकि चौथा जो बैंड है, कलर बैंड, वो गोल्ड कलर का है। गोल्डन कलर में टॉलरेंस 5% होती है। टॉलरेंस होती क्या है? द पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टॉलरेंस। किसी रेजिस्टर के ऊपर जो वैल्यू मार्क्ड की गई है उसके अंदर जो मुमकिना तौर पर कमी बेशी है उसको टॉलरेंस कहते हैं। अगर गोल्डन कलर का बैंड हो तो हम उसको कहते हैं कि टॉलरेंस 5% होगी, और अगर सिल्वर कलर का हो तो प्लस माइनस 20% होगी। तो खैर, अब इसमें रेजिस्टर फॉर रेजिस्टर बी, इसमें कलर जो है, पहला कलर 4, ये येलो कलर है उसका नंबर 4 है। दूसरा कलर जो है वाइट कलर है उसका नंबर 9 है। तीसरा कलर जो है वो थर्ड बैंड, वो ऑरेंज कलर है, 3 उसका नंबर है। जितना नंबर होता है उतने 0 लगाएंगे, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ 0 कितने लगाए? 3। तो ये 4 और 9 ऐसे लिखे, पहले कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका नंबर 4 लिखा, दूसरे कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 9 था वो लिखा, तीसरे कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 zeros थे वो हमने लिख दिए। सिल्वर कलर चौथा बैंड था सिल्वर कलर का, उसके लिए प्लस माइनस 10% टॉलरेंस लिख दी। तो हमने कहा इसमें मुमकिन तौर पे कमी बेशी 10% होगी। इसका 10% कैसे निकालेंगे? 49,000 को ऊपर रखें, 100 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4900 आ जाएगा। उस 4900 को एक दफ़ा इस 49,000 में माइनस करें और एक दफ़ा प्लस करें। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44,100, और अगर प्लस करेंगे तो 53,900। यानी इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 44,100 से लेकर 53,900 के दरमियान होगी। तो अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोग इस तरह करें, ये बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल जो है उसको ओपन करें, यूट्यूब में जाएं, वहाँ पर लिखें बिस्मिल्लाह फिज़िक्स, तो ये चैनल ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे ऊपर जो है वो लेफ़्ट साइड पे होम लिखा होगा, फिर वीडियोज़ लिखा होगा, तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो प्लेलिस्ट लिखी होगी। प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में चले जाएं, आपको कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स का जो है वो लेक्चर मिल जाएगा। उसमें मैंने बड़ी डिटेल से इसी एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व किया है। Why does the resistance of a conductor rise with temperature? कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों बढ़ जाती है? देखें, कंडक्टर में फर्ज करें ये एटम्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन एटम की साइडों से ऐसे गुजर रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर के एटम्स अपनी जगह पर क्या करना शुरू कर देते हैं? वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके इन एटम्स के साथ टकराव बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, हम कहते हैं रुकावट बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई। बॉयज़ इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर रोड पे आप जा रहे हैं, मुख्तलिफ काफ़ी सारे जो है दोस्त जा रहे हैं बाइसाइकिल जो है उनके ऊपर, बाइसाइकिल्स पे, और एक दूसरे को साइडें मारना शुरू कर दी, तो क्या होगा? फिर आप लोगों का फ्लो, आप लोगों का जो आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, आप तेज़ी से मूव नहीं करेंगे। अगर हर कोई ऐसा ही करना शुरू कर दे कि रोड पे जाने वाला दूसरे को साइडें मारना शुरू कर दे, तो यहाँ पर भी ये आप समझ लें, जब एटम्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, उनके वाइब्रेट करने की वजह से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के उनके साथ टकराव बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है कंडक्टर्स में सिर्फ। अच्छा, उसके साथ है What are the difficulties in testing whether the filament of the lighted bulb obeys Ohm's law? क्या मुश्किल है कि जो मुश्किलात हैं ये टेस्ट करने पे फिलामेंट जो है लाइट बल्ब का कि वो ओहम लॉ को जो है वो ओबे करता है? तो वो ओबे नहीं करता। हमने पढ़ा था ये नॉन ओहमिक है। क्यों नॉन ओहमिक है? क्योंकि जैसे ही हमने ओहम्स लॉ है क्या, the potential difference across any length of wire is directly proportional to current flowing through it, provided that physical states of the conductor remain same. लेकिन यहाँ फिजिकल स्टेट से मुराद टेम्परेचर वगैरह। तो जब हम लाइट बल्ब को ऑन करते हैं थोड़ी देर बाद बल्ब का टेम्परेचर सेम नहीं रहता, बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। तो ये देखें, ये ग्राफ इधर नीचे इसीलिए मुड़ा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ी और करंट कम हो गया। अगर करंट कम हुआ तो ये ग्राफ इधर नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, अगर करंट ज्यादा हुआ होता तो ऊपर की तरफ मुड़ता। तो चूंकि ये इधर नीचे की तरफ मुड़ गया, अब यहाँ पर 3 चीजें हमें बता रही हैं कि ये नॉन ओहमिक है। नंबर 1, ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती है, इसमें नहीं सेम रही। नंबर 2, ओहम्स लॉ में टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहती है, इसमें नहीं रही। नंबर 3,
ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें नहीं रहा। तो ये तीनों चीजें हमें ये बता रही हैं कि जो फिलामेंट है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पर इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वाट 220 लाइट बल्ब देन इन 100 वाट 220 बल्ब। वो कह रहा है कि दो बल्ब हैं, एक 500 वाट का है 220 वोल्ट पे चल रहा है, और दूसरा 200 वाट का है, सिर्फ 100 वाट का है, और वो भी 220 वोल्ट के ऊपर चल रहा है। किसकी रेजिस्टेंस जो है इनमें से ज्यादा, 500 वाट वाले की या 100 वाट वाले की, ये हमने देखना है कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है दूसरे वाले से। तो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। आर को ऊपर ले जाएं, P को नीचे लें, तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P। V की जगह पर 220 लिखा और पहले वाले की पावर 500 थी, वो 500 लिख दी। 220 का स्क्वायर लिया और 500 से डिवाइड किया तो हमारे पास 96.8 आया। वैसे भी ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो इसकी रेजिस्टेंस कम आई है 96.8 ओम। दूसरा बल्ब जो है उसके लिए भी यही फॉर्मूला, यहाँ से R इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P किया हमने। दूसरे बल्ब की पावर 100 वाट थी, यहाँ पर 100 लिखा, वोल्टेज इतना ही था 220 वो लिखा। सॉल्व किया, इसको स्क्वायर लेके डिवाइड किया तो 484 ओम आया, 484 ओम। तो हमें क्या पता चला कि जिस बल्ब की पावर कम थी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो 484 ohm is greater than 96.8, so we can say that resistance of 100 watt bulb is greater than resistance of 500 watt bulb। तो अब से आपने इसमें अगर MCQ भी आ जाए 3-4 का कंपैरिजन पूछ ले तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जिसकी पावर सबसे कम उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, ये याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। आप एक सर्किट डिस्क्राइब करें जो मुसलसल वेरिंग पोटेंशियल जो है वो आपको प्रोवाइड करे। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो पोटेंशियोमीटर की है, वो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल हमें देता है। हाँ, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे जो है वो रियोस्टेट भी यूज़ करते हैं हम, और पोटेंशियोमीटर भी। मुसलसल पोटेंशियल को वेरी करके देने वाले दो हमने सर्किट पढ़े थे, एक हमने पोटेंशियोमीटर को पढ़ा था उसका यूज़, और एक हमने रियोस्टेट का। तो ज़्यादा जो बेस्ट है वो पोटेंशियोमीटर है क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन देता है। तो सर्किट डायग्राम यही थी, कल हमने पढ़ा इसका। इसमें हमने पढ़ा था कि ये इस बैटरी की EMF I है, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो R है, सॉरी क्या कहा, इस बैटरी की EMF E है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, और इसकी रेजिस्टेंस R है, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ हमने कल लिखा था E इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू E ओवर R आ जाएगा। E वोल्टेज की जगह पर आया EMF। अच्छा, अब A, ये टर्मिनल A है, A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। A इधर भी हम लिख देते हैं, एक्चुअल में यहाँ पर भी लिखते हैं, तो ये की बात है, ये जस्ट सिंबल है। तो A और C के दरमियान रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये वाली स्मॉल r रेजिस्टेंस है, कल वाले टॉपिक में डिटेल से बताया मैंने। तो VAC बराबर आ जाएगा I इंटू स्मॉल r। I करंट तो सेम है, इस सारे सर्किट के अंदर करंट सेम है, जितना A और C के दरमियान बह रहा है उतना A और B के दरमियान भी बह रहा है, इसलिए करंट सेम है। तो करंट की जगह पर I लिखा, रेजिस्टेंस A और C के दरमियान स्मॉल r है वो लिख दी। I की वैल्यू हम ऊपर लिख के आए, ये यहाँ पर I की जगह पर लिख दी, तो I की जगह पर लिखा E ओवर कैपिटल R। ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को C को इस A पॉइंट से B की तरफ लेकर जाएंगे तो स्मॉल r रेजिस्टेंस जो है, जो कि A टर्मिनल और C टर्मिनल के दरमियान है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि वायर की लेंथ इनके दरमियान बढ़ेगी। तो जब C को हम A पॉइंट के साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू 0 और ये पूरी की पूरी VAC वोल्टेज जो है ये भी 0 हो जाएगी। जब जैसे जैसे आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ लेकर जाएंगे तो इस स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी तो VAC की वैल्यू भी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी। अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को B पॉइंट पर ले जाते हैं तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इस फुल R के बराबर हो जाएगी, इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो इस स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिख देंगे इस जगह पर,
ये कैपिटल आर नीचे वाले कैपिटल आर से कट जाएगा, तो VAC E के बराबर आ जाएगा, यानी वोल्टेज बढ़ता बढ़ता हमें इस बैटरी के बराबर मिल जाएगा। फर्ज करें इसकी EMF जो है मैं कहता हूँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमें जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर रखेंगे इधर 0 वोल्ट मिलेगा, थोड़ा आगे लेके जाएंगे 1 वोल्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, जब यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको 10 वोल्ट मिल जाएगा। तो जितने वोल्ट आपको चाहिए उतने पे आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की ब्रेक लगा दें, तो आपको A और C टर्मिनल पे उतना वोल्टेज डिवाइड होकर, तकसीम होकर, कम होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। जब किसी बैटरी से करंट वसूल किया जाता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम हो जाता है? तो ये फॉर्मूला पड़ा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF वाले टॉपिक में, VT बराबर होता है E माइनस IR। ये फार्मूला हमें बताता है कि जब I की वैल्यू बढ़ेगी तो IR फैक्टर भी बढ़ जाएगा, E में से ज्यादा चीज माइनस होगी, जब ज्यादा चीज माइनस हो जाए तो बचेगी कम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम बचेगा। अगर आपकी जेब में से, पॉकेट में से ज्यादा पैसे निकलना शुरू हो जाएं तो पॉकेट के अंदर जो बचेंगे वो कम बचेंगे। इसी तरह किसी सर्किट में से ज्यादा करंट वसूल किया जाए तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। किसी पानी की टंकी में से ज्यादा पानी ड्रॉ किया जाए, फ्लो करवाया जाए तो उसका लेवल भी कम हो जाता है। यही हाल यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का है। नेक्स्ट है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने में हमें हेल्प करता है। इसका फॉर्मूला ये था R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, ये हमने पढ़ा था। फर्ज करें R4 अननोन है तो इसकी जगह पर हमने X लिख दिया, इसको अननोन कर दिया और इसको अरेंज किया। ये X को हम ऊपर ले गए, R2 को R3 के साथ ले आए और R1 को इधर डिवीजन में ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया R3 R2 ओवर R1। तो इसमें R1 R2 और R3 की वैल्यूज अगर हमें पता हो तो हम अननोन रेजिस्टेंस X को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया और इस फॉर्मूले में ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये तब हम अप्लाई करेंगे अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी होती है? जिसमें जो है I1 करंट इधर से इधर नीचे आने वाला करंट और इस साइड से नीचे से ऊपर जाने वाला करंट दोनों बराबर हों और गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ पर हो? 0 पर हो। इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी होती है? इसके बारे में मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का जो लेक्चर डाला है ये चैप्टर 13 का, उसको आप देखेंगे और उसमें मैंने इसको बड़ा डिटेल से बैलेंस और अनबैलेंस को एक्सप्लेन किया है। ये ख़ास तौर पे आपके UHS के जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, देख लेंगे, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद इंशाल्लाह होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।